वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम 25 जनवरी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ पे। और एससीएस डेली क्विज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करिए। जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले इनके लगातार डेली क्विजेस करवाई जाती है हमारे द्वारा, और इसको ज्वाइन करके आप एक तैयारी को अपनी बेहतर रूप दे सकते हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के। पहला प्रश्न है कि कालानुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट हमारा इवेंट है सिकंदर की मौत। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था तो इसकी मृत्यु मानी जाती है 323 BC में। ठीक है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। ठीक है, और ये सब घटनाएं जो है इसके बाद की हैं, तो इनको भी आप देखें। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो साउंड वेव्स में फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका डायमेंशन होता है, स्पीड होती है उसमें, कॉम्प्रेशन उसका कॉम्प्रेशन नहीं हो सकती है, संपीड़न नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक उसकी विशेषता नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। ठीक है, तो जो दीवानी राइट्स थे बेसिकली बंगाल के और बिहार और उड़ीसा के। ठीक है, तो इन तीनों के जो कह लीजिए दीवानी राइट्स थे ये ट्रांसफ़र किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। ठीक है, उस टाइम जो मुगल एम्पर था शाह आलम सेकंड, ठीक है, उसके द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो एक ये पुस्तक लिखी गई थी 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा निम्न में से किस रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक चूँकि जो है ये लोग कांग्रेस के जो गर्म दल वाला फैक्शन था उससे बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे वैलेंटाइन चिरोल जो थे इन्होंने इनको बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की कह लीजिए एक संज्ञा दी थी। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में कौन हो मतलब जाना जाता है, ये भी कई बार आपसे पूछते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से। ठीक है, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे ये PV नरसिम्हा राव। ठीक है, जो हमारे LPG रिफॉर्म्स हुए उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखें कि हुड़का बोल निम्न में से किस राज्य में प्रचलित एक नृत्य रूप है। ठीक है, ये डांस का फॉर्म है और ये होता है उत्तराखंड के स्टेट में। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ये टाइम पीरियड था 1911 से लेके 21 तक का। ठीक है, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमाइन वगैरह भी आए और जिसमें कि इनक्योरेबल डिजीजेस भी थी, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में थी। ठीक है, जो कह लीजिए डेथ थी वो ज़्यादा थी। तो ये वाला जो एक हमारा ईयर था, एक डिकेड था, इसमें जो हमारी कह लीजिए ग्रोथ रेट रही वो -0.31% थी। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज़ नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं ना, महान विभाजक वर्ष। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 15 अगस्त 2021 को निम्न में से किसके हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिव्यांग मेंबर्स का एक ये कह लीजिए एक्सपीडिशन मिशन था जो कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर कह लीजिए उसको फतेह किया इन्होंने, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक, और डेट भी याद रखें 15 अगस्त 2021। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो कुछ संविधानों से कुछ चीज़ें हमने जो है वो बोरो की हैं एक तरीके से। तो हमारा जो ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वाला एक्सप्रेशन है ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है। ठीक है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया।
तो ये बेसिकली हमारा जो NCRB है ना, इनके द्वारा दिया जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसमें कि हमारा जो जेल वगैरह है इससे संबंधित जो आंकड़े हैं ये सब पब्लिश किए जाते हैं। अगला देखें कि किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी। ठीक है, तो एक पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, इसको कह लीजिए अडॉप्ट किया गया था इंडिया में 2001 से। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो जो हमारा जैसे पंचायत के जो ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे जो चेयरपर्सन वगैरह हैं तो उनमें जितने भी सीटें होती हैं उसका 1/3 जो है वो रिजर्व होता है महिलाओं के लिए। तो ऐसा प्रोविज़न हमारा दिया गया है जो हमारा पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, पंचायत वाला, इसके अंदर अनुच्छेद 243D में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो बड़ा ट्रिकी है ये, कई बार गलत हो जाता है चूँकि इसमें नाम ऐसे दे देंगे। तो फिलहाल ये जो इंडेक्स जो है रिलीज़ की जाती है, ये नीति आयोग जो हमारा है, थिंक टैंक, इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, कभी आपको इस तरीके के उद्योग टाइप के मंत्रालय का नाम दे देंगे तो यहाँ से कन्फ्यूज़न होती है, तो ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो एक ग्राम सभा बेसिकली क्या होता है कि जिसमें 18+ मेंबर्स एक तरीके से जिस गांव में शामिल हैं, ग्राम में शामिल हैं, है ना, तो ऐसे सदस्यों से मिली हुई एक पर्टिकुलर टेरिटरी को ग्राम सभा के रूप में आप जानते हैं। ठीक, तो इसमें जो है अनुच्छेद 243A में दिया है, ये भी पार्ट हमारा जो 9 है पंचायत वाला उसमें मिलेगा आपको, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। ठीक है, तो बेसिकली एक रिलीजियस टैक्स होता था, जजिया लगता था जो मुगल पीरियड में, है ना, और जो धार्मिक टैक्स लगते थे इन सबको माफ़ किया था अकबर ने। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, तो जो बीमारी है आपकी स्वाइन फ्लू, पहले ये ध्यान दीजिए कि वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरस से होती है और वायरस का हमारा नाम है H1N1 विषाणु। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो देखिए ये 2 कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है और वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये जो हमारा दांत होता है इसका टूथ इनेमल है ना, ये है सबसे हमारा कठोर पदार्थ जो शरीर में पाया जाता है, दंत वल्क। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है, तो जिसे किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो जो मोटर व्हीकल्स एक्ट था बेसिकली हमारा, तो इससे जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले ये एक्ट हमारा 1989 में बना था। ठीक है, तो 2019 में इसमें जो है प्रावधान चेंज करके, अमेंडमेंट करके कई सारे जितने भी फाइन वगैरह लगते थे उनको परिवर्तित किया गया है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पे जो ये प्रभु शंकर जो है निवास करते थे, तो अभी मॉडर्न टाइम में अगर आप देखेंगे तो इसकी अवस्थिति जो कैलाश माउंटेन की है ये चाइना में होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ट्विटर जो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ये 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला देखें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसकी चेयरमैनशिप की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट किससे थ्रू हुई थी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आया था हमारा 2005 का, उसके द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के परवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था ये वाला जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो इसके सक्सेसर के रूप में जो इस्टेब्लिश किया गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ से ये करेक्ट होगा। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि इसकी जो स्थापना हुई फिर जो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गैट के WTO की हमारे तो 1995 में हुई। ठीक,
और कभी कभी ये पूछते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, अगला देखें कि जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण किसके द्वारा वर्णित है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पॉपुलेशन के संदर्भ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो होता है, तो उसमें स्टेजेस होती हैं अलग अलग। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होगी, तो इसमें होता है कि उच्च जन्म दर भी होती है और उच्च मृत्यु दर भी होती है। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी की जो डिटेल्स हैं इसको भी देखें आप। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये आया था 2005 के अंदर, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि पर्यावरण प्रभाव आकलन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक, तो इसका सिद्धांत पहली बार किस देश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो EIA का कॉन्सेप्ट आया था, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने जो एक उनकी इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट फ्रेम किया था उसके अंदर आया था। ठीक, तो जैसे अभी इंडिया में भी आप देखते होंगे कि जो भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उसमें EIA वगैरह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो प्रोविज़न है कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पे करेक्ट है। किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम से एक जमींदारी सिस्टम चला आ रहा था, तो आज़ादी के बाद 1950 के बाद से, है ना, सबसे प्रथम राज्य जो इसमें अग्रणी रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन्होंने जो है एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी जो है सिस्टम का शुरुआत किया, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो सबसे फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1862 में। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। और ये हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो है यही 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम पे इसको द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम के नाम से जानते थे, अब जो है ये हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्न में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, और इसमें जो हमारा गरम दल था और नरम दल था, है ना, तो इनका जो कह लीजिए एक तरीके से पुनर्मिलन हुआ, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर फर्स्ट प्लेयर हम देखें इंडिविजुअल जो मुक्केबाज जिन्होंने मेडल प्राप्त किया ओलंपिक्स में, तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स जो हुए थे, है ना, बीजिंग चाइना में, यहाँ पे जीता था 75 किलो की कैटेगरी में विजेंद्र सिंह ने। ठीक, और इनका जो मेडल था ये ब्रॉन्ज मेडल था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो बेसिकली रात वगैरह में आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ लार्ज फोकस वाली सर्च लाइट्स होती हैं, तो उसमें एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं हम। उसके जो आगे का पैनल होता है ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक, अवतल दर्पण, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के कौन से भाषाई राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो आज़ादी के बाद ये आंध्र प्रदेश जो था ये फर्स्ट स्टेट था जो भाषाई आधार पे पहला राज्य बनाया गया। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, और ध्यान दीजिएगा ईयर भी 1953। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो जो अगर हिमालयन रेंजेस देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे जास्कर और लद्दाख की जो रेंज है इसके बीच में से अगर हम देखें तो ये हमारी इंडस रिवर है जो ये फ्लो हो रही है। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो अशोक द ग्रेट जो थे इनके कंधार में जो इंस्क्रिप्शंस मिले इनकी खोज जो है की गई थी 1958 में, तो ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है मीराबाई चानू और निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे अभी गेम्स 2020 वाले, इसमें रजत पदक जीते थे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 मेडल्स आए थे, जिसमें कि 2 हमारे जो हैं यहाँ पे सिल्वर मेडल्स है। तो इसमें पहला मीराबाई चानू को मिला था और दूसरा जो मिला है रवि कुमार दहिया को। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हमारी पड़ती है इसमें, इसको आप ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, महा हिमालय, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि चार मीनार जो हमारी ये मॉन्यूमेंट है कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है। ठीक, तेलंगाना में, और इसका जो निर्माण किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने।
तो ए ऑप्शन सही है। अगला है कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार आप आजकल पढ़ते होंगे, तो ये सबसे पहला अवार्ड जो प्रदान किया गया था 1965 में दिया गया था। उसको प्राप्तकर्ता जो थे, इनका नाम था जी शंकर कुरूप। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में भी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। ठीक है, तो नॉन मेटालिक अगर हम देखेंगे तो हमारा लाइम स्टोन, माइका और जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट जो है ये नहीं आएगा इसमें। अगला है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटास फाइनेंस बैंक जो है, इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में आप जो मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं, ये मांडू ये स्थित है। और यहाँ पे जो हमारा 1401 के बाद से यहाँ पे होशंग शाह जो है इसकी कैपिटल थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला है कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। तो निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जो है, कई बार पूछा गया है किसने लिखा है, तो जेम्स मिल ने लिखा था। ठीक, और इस बुक में जो 3 कालखंड में डिवाइडेड थी बुक, तो जिसमें ब्रिटिश थे, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, यहाँ पे ईसाई जो है ऐसा कोई कालखंड नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन यानी कि जो सॉल्ट मार्च था इसका स्टार्ट किया था। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई कहाँ से हुई। ठीक, तो ये साबरमती से स्टार्ट हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पानी से बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे क्रमशः अब इनमें से किसका और हाइड्रोक्साइड आयन का उत्पादन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एसिडिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये, है ना, कंडक्टिविटी इनकी होती है इसमें। तो ये प्रोड्यूस करते हैं इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किन देशों ने दक्षिणी चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में नवंबर 2020 में ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें देश हमारे शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप इधर का रीजन देखेंगे साउथ चाइना सी वाला, है ना, और जो इधर पैसिफिक ओशन और इधर इंडियन ओशन वाला रीजन है, तो इसमें जो चाइना की डोमिनेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिख रही है पिछले कई वर्षों में। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। ठीक है, तो जो 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके डेटा के हिसाब से जो डेटा दिया गया था वो पूछा जा रहा है। तो इंडिया का जो टोटल एफडीआई इनफ्लो है, ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर के थ्रू जो है ये हमारा लगभग 2.5% है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डेथ पेनल्टी होती है उसको पार्डन करने की यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं, रिप्राइव रेमिट या फिर रेमिशन, इस तरीके के जो प्रावधान हैं क्षमा याचना के संबंध में, ये दिए हुए हैं आर्टिकल 72 के अंदर। अगला है कि निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, तो अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ है बिहार के अंदर, वहाँ पे फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं रेणु देवी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का उसके अंदर जो एक लीगल एंटाइटल किया गया है जो हमारी रूरल पॉपुलेशन इंडिया को, उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिया जाता है। हमारा टीपीडीएस सिस्टम जो होता है, एक ये जो आपने देखा होगा जो राशन की फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं उसके थ्रू, तो यहाँ पे जो हमारी 75% टोटल पॉपुलेशन है ना, उसको दिए जाने का ये प्रावधान है इस एक्ट में। तो ए ऑप्शन जो है इसको हम चूज़ करेंगे। अगला देखें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला काफ़ी ध्यान से देखा करिए। ठीक, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है,
चौथा जो यह जीवन रक्षक गैस है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका कंजम्पशन काफ़ी हानिकारक होता है। जैसे एग्जांपल की, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये जो धुआं जाता है उनके ब्लड में मिक्स होके, है ना, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ही जाता है और मिक्स करके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर सकता है। कुछ कुछ केसेस में कैजुअलिटी भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये गलत है। बाकी 3 जो है ऊपर के ठीक लिखे हुए हैं। इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।